हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके मैकेनिज्म क्या हो सकते हैं एंड इसका अगर पेशेंट है तो उसको मैनेज कैसे करना है। ये सब सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है। सो पल्मोनरी हाइपरटेंशन डिफाइंड इज मीन पल्मोनरी आर्terial प्रेशर मोर देन 20 mmHg। यानी कि अगर मीन आर्terial प्रेशर मोर देन 20 mmHg है तो हम इस कंडीशन को पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। ये डाटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रीवियसली ऐसा था कि इसको मोर देन 25 mmHg अगर प्रेशर आ रहा है मेन पल्मोनरी आर्टरी का तो हम इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन मान लेते थे। बट अब इसमें चेंजेस आ गए हैं और अब मोर देन 20 mmHg होना सफिशिएंट है इस कंडीशन को पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलने के लिए। सो ये थोड़ा ख्याल में रखना है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे वो करेंगे किसके बेसिस पे कि मैकेनिज्म क्या है पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप करने का। यानी कि इसमें काइंड ऑफ कोज भी आ गया, यानी कि एटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है हम इसको 5 कैटेगरीज में करेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी है वो है डायरेक्ट पल्मोनरी आर्टरी इन्वॉल्वमेंट। यानी कि ऐसी कंडीशंस जिसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। ऐसी क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। सबसे पहले आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होगा, एक जीन है BMPR2 जीन। अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो इस म्यूटेशन की वजह से जिसको जो वेसल की स्मूथ मसल लेयर है उसकी थिकनिंग हो जाएगी। यानी कि इंक्रीज स्मूथ मसल विद द वेसल्स। और उसकी थिकनिंग की वजह से जो वेसल का ल्यूमन है वो नैरो हो जाएगा। और एक नैरो ल्यूमन अगर इतना ही अमाउंट ऑफ ब्लड को फेस करेगा तो जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ होगा और उसको अपन हाइपरटेंशन बोलेंगे। थोड़ा सा अपन एक बार थोड़ा सा हिस्ट्री से देख लेते हैं। एक ब्लड वेसल की जो मेम्ब्रेन वगैरह है ये कैसे होती है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं ट्यूनिकल। इसके अंदर जो एक होगी स्मूथ मसल लेयर उसको बोलते हैं सबसे जो एंडोथेलियल सेल से बनी होगी। एंडोथेलियल सेल से बनने इस लेयर का नाम है ट्यूनिका इंटरना। ये नेमिंग इजी है। सबसे बाहर वाली को एक्सटर्ना, बीच वाली को मीडिया और अंदर वाली को इंटरना। बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो ये था कि जो ट्यूनिका मीडिया है ये बनाता है स्मूथ मसल से। और अगर इस स्मूथ मसल लेयर की थिकनिंग हो जाए जो कि कब हो सकती है, अगर BMPR2 जीन म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, इस स्मूथ मसल लेयर की थिकनिंग हो जाएगी। फिर ये कैसा दिखेगा, फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेम है ट्यूनिका एक्सटर्ना, लेकिन जो ट्यूनिका मीडिया है उसकी थिकनिंग हो जाएगी। यानी जो थिक पोर्शन है ये आप देख सकते हैं, ये ट्यूनिका मीडिया है। इसके अंदर होगा ट्यूनिका इंटरना। तो म्यूटेशन की वजह से जो थिकनिंग होगी उसकी वजह से आप एक चीज नोट कर सकते हैं, यहाँ जो इसका ल्यूमन है वो वाइड है, बट जो यहाँ इसका ल्यूमन है वो डिक्रीज है, यानी कि उसकी नेरोइंग हो गई है। तो अगर नेरो हो गया तो उसकी वजह से जो वहाँ पे ब्लड का प्रेशर फील होगा और जो प्रेशर होगा फ्लो का वो ज़्यादा होगा और ये कंडीशन हाइपरटेंशन है। अब हम दूसरे कुछ कोजेस देख लेते हैं जिसकी वजह से डायरेक्टली जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका उसमें हाइपरटेंशन फील होगा। वो हो सकता है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, यानी कि स्क्लेरोडर्मा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। ये वो कंडीशंस हैं जिनमें जिनकी पैथोफिजियोलॉजी में कहीं ना कहीं पल्मोनरी आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट होती है और उसकी वजह से वहाँ पे हाइपरटेंशन होती है। ये चीज़ें अभी आप बस नोट कर लेते हैं। अपन जब इनको सब्सिक्वेंटली इनका इनका डिस्कशन करेंगे तो वहाँ जब इनकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो वहाँ अपन देख लेंगे कैसे होता है। इसके बाद में कुछ ड्रग्स और टॉक्सिन्स भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। ये टॉक्सिन्स और ड्रग डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी को अफेक्ट कर सकते हैं और जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाए। जैसे कि फेनफ्लोरामाइन हो सकता है, ये एक ड्रग है। और या फिर जो रेपसिड ऑयल है, अगर टॉक्सिक रेपसिड ऑयल है तो ये एक टॉक्सिन की तरह काम करेगा और पल्मोनरी हाइपरटेंशन कोज कर देगा। इसके अलावा इडियोपैथिक कॉजेज हैं, यानी जिनका अननोन मैकेनिज्म है। कुछ अननोन मैकेनिज्म है जिनकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है और हाइपरटेंशन कोज हो जाता है। तो ये इडियोपैथिक नाम इसी वजह से है बिकॉज उनका कोई नोन मैकेनिज्म या फिर कोई वजह उनका पता नहीं है। फिर इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है
पल्मोनरी हाइपरटेंशन की मैकेनिज्म की, वो है ड्यू टू लेफ्ट हार्ट डिजीज। ये सबसे कॉमन मैकेनिज्म है बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेफ्ट हार्ट डिजीज से पल्मोनरी हाइपरटेंशन कैसे होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये हम देख सकते हैं जैसे कि कुछ कंडीशन हुई, जैसे कि सीवियर मिट्रल वॉल का स्टेनोसिस हो गया, यानी कि जो मिट्रल वॉल का है उसका सीवियर स्टेनोसिस हो गया, तो ये एक लेफ्ट हार्ट डिजीज है। और इसमें क्या होगा, स्टेनोसिस की वजह से जो लेफ्ट एट्रियल का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और उस लेफ्ट एट्रियल के बढ़े हुए प्रेशर की वजह से जो पल्मोनरी वेन है उसमें भी प्रेशर बढ़ेगा, और उसके बाद पल्मोनरी कैपिलरीज में प्रेशर बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ के हाइपरटेंशन हो जाएगा। अब थोड़ा सा अपन डिटेल में देख लेते हैं कैसे यार ये इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर कॉज करेगा इंक्रीज पल्मोनरी वेन प्रेशर को और अल्टीमेटली हाइपरटेंशन को। इसके लिए अपन बेसिक सिस्टमिक सर्कुलेशन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल कोई टिश्यू है, बॉडी का पार्ट, जहाँ पे ब्लड सप्लाई हुई। यहाँ से क्या होगा कि जो वेनस ब्लड है वो सिस्टमिक वेन्स लाइक इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, उनकी हेल्प से राइट एट्रियम में जाएगा, और राइट एट्रियम से ब्लड थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड, एज यू ऑल नो, पल्मोनरी आर्टरी में पंप किया जाता है, और यहाँ पे सेमिलर वॉल होते हैं। वो अभी अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं इन्फॉर्मेशन भी बता रहा हूँ। ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके पल्मोनरी कैपिलरीज में डिवाइड होगी, और यहाँ क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो टर्मिनल पार्ट्स हैं, यानी कि जो एल्वियोलाई है, वो लोकेटेड होते हैं, और इस एल्वियोलाई और इस पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। सिंस ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से इसमें आएगा, और यहाँ से जो एक्सेसिव CO2 है वो एल्वियोलाई में चला जाएगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आगे जाके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ये पल्मोनरी वेन्स है। ये आप लोगों को पता है कि 4 पल्मोनरी वेन होती हैं, 2 ईच साइड पे, जो जाके लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती हैं, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको वहां भेजती ट्रांसफर करती हैं। फिर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में इस ब्लड को पंप करता है थ्रू हेल्प ऑफ मिट्रल वॉल। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू असेंडिंग एओर्टा आगे सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देता है, जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाके और ऑक्सीजन और न्यूट्रल से सप्लाई करता है। ये तो हो गया नॉर्मल एक सर्कुलेशन। बट अभी हमने देखा कि कुछ लेफ्ट हार्ट डिजीज है, जैसे कि मिट्रल वॉल स्टेनोसिस। मिट्रल वॉल स्टेनोसिस में क्या होगा, ये जो ब्लड की मूवमेंट है ये यूजुअल नहीं रह पाएगी, और इसमें प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगा, और अब लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्योंकि वहाँ पे ब्लड का रिटेंशन हो रहा है, तो उसकी वजह से जो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। और ये जो बढ़ा हुआ लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर है ये बैक फ्लो की तरह काम करेगा, बैक फ्लो और प्रेशर। तो जो पल्मोनरी वेन्स हैं उसमें जो प्रेशर था वो भी अब बढ़ेगा, और फाइनली जब ये कैपिलरीज में आएगा तो जो पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। यहाँ एक चीज नोट करनी है कि जब पल्मोनरी कैपिलरीज का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जो वेसल्स का कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो वेसल का जो फ्लूइड उसके अंदर है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, किधर से, पल्मोनरी कैपिलरी से एल्वियोलाई के अंदर, और ये एल्वियोलाई के अंदर जाकर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से एक कंडीशन होगी पल्मोनरी एडिमा। ये आगे जाके ARDS कर सकता है, ये हम ARDS जब पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान देते हैं कि ये प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी एडिमा होता है। अगर ये यहाँ तक भी अगर ट्रीट नहीं हुआ, यानी कि अभी तक ये प्रेशर बैक फ्लो हो रहा है और इसका अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो ये आगे जाके जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर भी जो प्रेशर है उसको भी इंक्रीज कर देगा, और इस इंक्रीज प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी को ही हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। और सब्सिक्वेंटली ये प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को, ये पंपिंग ऑफ ब्लड भी ये बेचारा ज्यादा देर तक इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर इंक्रीज प्रेशर इसको कॉन्स्टेंटली अगर इसको फेस करना पड़ रहा है, तो इसको जो पंपिंग फंक्शन है वो
डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कुछ समय बाद में राइट वेंट्रिकल डिस्फंक्शन हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन है राइट वेंट्रिकल डिस्फंक्शन किसका, अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में अगर प्रेशर इंक्रीज है तो कुछ टाइम बाद में उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल डिस्फंक्शन हो जाएगा। तो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन का एक कॉम्प्लिकेशन है। तो यहाँ हमने देख लिया कि कैसे लेफ्ट एट्रिया का जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ था, उसकी वजह से कैसे पल्मोनरी वेन का प्रेशर बढ़ता है, फिर पल्मोनरी वेन से पल्मोनरी कैपिलरीज का प्रेशर बढ़ता है, और उसकी वजह से अल्टीमेटली हाइपरटेंशन हो जाती है। अब थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एज अपन दे देते हैं कि जो ये लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर है ये हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि राइट एट्रिया तो ऐसा है कि सिस्टमिक वेन्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है, इंफीरियर वेना कवा सुपीरियर वेना कवा डायरेक्टली उसमें ओपन हो रहे होते हैं। तो अपन डायरेक्टली जो वेन्स हैं उन वेन्स के थ्रू इसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं। बट जो राइट जो सॉरी राइट का हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, लेफ्ट है वो डायरेक्टली किसी सिस्टमिक वेन का कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो उसका प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं कैथेटर की हेल्प से। ये कैथेटर के दो इंसर्शन पॉइंट हो सकते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन या बेसिलियर वेन। मोर कॉमन जो होता है वो इंटरनल जुगुलर होता है, तो इंटरनल जुगुलर वेन से अपन एक कैथेटर को इंसर्ट करेंगे, वो कैथेटर जाएगा सबसे पहले राइट एट्रियम में जाएगा, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के होते हुए वो जाएगा आगे जाके लंग्स में, और लंग्स में जो पल्मोनरी आर्टरी की जो टर्मिनल ब्रांचेज हैं उनमें से किसी एक में जाके और वो लोकेट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोई टर्मिनल इसकी आर्टरी ब्रांच थी और वहां तक कैथेटर पहुंच गया। अब अपन देख सकते हैं कि इंक्रीज लेफ्ट आर्टरी प्रेशर है तो वो पीछे की तरफ जो उसके जो सिस्टमिक जो आ रही है वेन्स और आर्टरीज वेसल्स जो भी हैं उनमें वो प्रेशर बढ़ाएगा। तो जो पल्मोनरी वेन है सबसे पहले उसमें बढ़ाएगा, और उस पल्मोनरी वेन के बढ़ाने के बाद इन कैपिलरीज में ओपन होने से पहले, यानी कि जैसे यहाँ भी हो गया कि कोई टर्मिनल ब्रांचेस की, तो इसमें बढ़ाएगा उससे पहले जो इसके टर्मिनल ब्रांचेज है सबसे पहले वहां बढ़ाएगा। क्योंकि जैसे कि ये एक फॉर एग्जाम्पल अपने टर्मिनल ब्रांचेज ले ली कि ये पल्मोनरी आर्टरी उसकी 3 ब्रांचेज हैं, तो इन ब्रांचेज के बाद में ये कैपिलरीज में ओपन होते हैं, और फिर यहाँ से ऐसी कुछ ब्रांच होती है एक वेन बनाती है। तो ये जो ब्रांचेज हैं इनमें से किसी में अपने कैथेटर इंसर्ट करा हुआ है, तो जो कैपिलरीज के बाद जो प्रेशर फील होगा वो इस कैथेटर को फील होगा, क्योंकि अगर पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर इंक्रीज होना है तो पहले यहाँ से होते हुए आएगा, और जो इंक्रीज प्रेशर है वो यहाँ फील होगा। तो अपन इसको बोलते हैं इस टेक्निक को, जिसमें अपन इस टर्मिनल पार्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर है उसको फील करके अपन लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर का आइडिया लगा देते हैं। इसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, और इन शॉर्ट PCWP। तो अगर एक लेफ्ट एट्रियल डिजीज है या फिर लेफ्ट हार्ट डिजीज है, उसके से जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है वो हो जाता है मोर देन 18 mmHg। तो हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक पल्मोनरी हाइपरटेंशन कब होता है, जब पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर मोर देन 20 mmHg है, और दूसरा अगर उसका कोज लेफ्ट हार्ट डिजीज है, कोई भी हार्ट डिजीज हो लेफ्ट हार्ट की, तो उस केस में उसका जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है PCWP है वो मोर देन 18 mmHg होगा। तो अगर ये दो कंडीशन है तो इससे ये भी पता लग जाता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, और अगर ये ज्यादा है तो इससे ये भी पता लग जाता है कि लेफ्ट हार्ट डिजीज की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एज था जो कि इम्पोर्टेंट है, बिकॉज क्लिनिक में जब अपन पेशेंट को डील करते हैं तो अगर अपन को PCWP आइडिया होता है तो हम देख सकते हैं कि उसका जो मैकेनिज्म है डेवलपमेंट का वो क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है थर्ड ग्रुप, ये सेकंड मोस्ट कॉमन है बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये होता है ड्यू टू रेस्पिरेटरी कॉज, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई बीमारी है, कोई तकलीफ जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, या ILD इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, या ब्रोंकिटेक्सिस, या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। ये सारी कंडीशंस हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इन सारी कंडीशंस में जो एक चीज कॉमन है जो इनके मैकेनिज्म पैथोफिजियोलॉजी में कॉमन है वो है हाइपोक्सीमिया, यानी कि जो ब्लड की ऑक्सीजन जो वो जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो इस हाइपोक्सीमिया की वजह से क्या होगा कि परसिस्टेंट पल्मोनरी वेसल कंस्ट्रिक्शन, ये भी हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे अगर हाइपोक्सीमिया है तो जो पल्मोनरी जो वेसल्स हैं यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी वगैरह है वो कैसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। क्योंकि अपन को पता है कि हाइपोक्सीमिया की वजह से बॉडी के जो ओवर पार्ट्स होते हैं वहाँ वेसो डायलेशन होता है यूजुअली, बट लंग्स के और रेस्पिरेटरी सिस्टम के फिटनेस में उल्टा हो जाता है। अगर लंग्स के अंदर अपन हाइपोक्सीमिया देख रहे हैं तो उसकी वजह से
वहाँ पे जो आर्टरीज और वेसल्स हैं उनमें वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, और इस परसिस्टेंट यानी कि लंबे टाइम के लिए अगर ये चला तो उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा ड्यू टू पल्मोनरी आर्टरी रीमॉडलिंग। यानी कि अगर लंबे टाइम तक उसने वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन फेस किया तो उसमें रीमॉडलिंग हो जाएगी, कुछ कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएंगे जिसकी वजह से वो परमानेंट फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है। इसके बाद में कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे कि कैसे क्रोनिक थ्रोम्बोएम्बोलिक हाइपोटेंशन। इसका मतलब क्या है? क्रोनिक मतलब लंबे टाइम के लिए, थ्रोम्बोएम्बोलिक यानी कि एक एम्बोलस जो कि थ्रोम्बस है, वो लंबे टाइम तक अगर पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर रह जाएगा उसकी वजह से क्रोनिक थ्रोम्बोएम्बोलिक हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो एक और कॉज है जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। फिर आता है मिसलेनियस, यानी कि मतलब अनक्लियर मैकेनिज्म है इनका, कि काइंड ऑफ इडियोपैथिक जैसा ही है, कि कुछ चीज ऐसी है, कुछ मैकेनिज्म ऐसा है जिसकी वजह से, जैसे सिकल सेल डिजीज का पेशेंट है, फिर सार्कोइडोसिस का है, या पल्मोनरी लिंगेनल सेल हिस्टोसाइटोसिस का पेशेंट है, तो उनके अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। अभी ये कैसे होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये अभी क्लियर नहीं है। तो अभी के लिए अपन को जो ध्यान रखना है कि इन कंडीशंस में भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। अब क्लासिफिकेशन का दूसरा वे आता है, वो काइंड ऑफ पहले से इंस्पायर्ड ही है, बट इसमें हम ओनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पिछले वाले में हमने 5 में किया था। इसमें होता है नॉन कार्डियक और कार्डियक। इसका मतलब है कि जो कार्डियक सिस्टम है, जो सीरियस है, उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें है या नहीं है। तो अपन ने देखा है कि इन पांचों में सिर्फ ओनली सेकंड कैटेगरी ऐसी थी जिसमें लेफ्ट हार्ट डिजीज की वजह से, या फिर किसी हार्ट डिजीज की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा था। इसके अलावा और जो कैटेगरीज है उसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अपन ने कार्डियक में ओनली सेकंड ग्रुप को रखा है, यानी जो पहले वाली क्लासिफिकेशन थी उसका सेकंड ग्रुप है, उसको अपन ने कार्डियक में रख दिया। और जो बाकी है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट यानी कि डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट था, थर्ड जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला था, और जो फोर्थ था वो था कि कैसे पल्मोनरी आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हाइपरटेंशन कर देता है। जो पांचों है, सिंस उसके अपन को पैथोफिजियोलॉजी पता नहीं है कि वो कैसे करता है, तो अपन अभी क्लियर नहीं है कि उसको कौन सी कैटेगरी में देखना चाहिए। शायद उसमें दोनों चीजें रोल प्ले करती हूँ, तो इनको रखा है। इसके अलावा ये चीज आपने अभी मैंने बता दी है, नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पल्मोनरी वेसल्स, बिकॉज इसमें अगर कार्डियक सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है तो डायरेक्ट वाला हो नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट वाला ग्रुप फर्स्ट है, तो ग्रुप फर्स्ट यहाँ रखा हुआ है। लेकिन इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व हुई? कि फोर्थ में उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा था, फर्स्ट में उसको जेनेटिक चेंजेस उसमें आ रहे थे, और थर्ड है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है जैसे लंग्स में, तो वहाँ जो रेस्पिरेटरी वेसल्स है वो भी अफेक्टेड होंगी। और इसमें जो एमटेन होगा वो 20 में से मोर होगा, इसमें भी मोर होगा, बिकॉज यही तो कंडीशन है जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। और ये हाइपरटेंशन का यही क्लासिफिकेशन है, तो दोनों में ही कॉमन होगा, दोनों में मोर देन 20 में होगा। बट जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है कि इसमें जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है वो लेस देन 15 mmHg है। क्योंकि अपन ने अभी देखा कि अगर किसी हार्ट डिजीज की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है तभी जो पीसीडब्ल्यूपी है वो मोर होगा, और ये हार्ट डिजीज की वजह से ही हो रहा है, कार्डियक जो कैटेगरी है। तो इसके अंदर डेफिनेटली जो पेरिफेरल वेज पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है वो मोर देन 15 mmHg होगा। अपन ने मोर देन 18 लिखा था, वो टू बी एग्जैक्ट है, बट अगर मोर देन 15 भी है तो अभी हम उसको उस कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। तो ये अपने को जनरलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन यूज कर लिया है। उसके बाद में अपन उनको दो और तरीके से उनको टर्म दे सकते हैं। अगर कार्डियक ना बोलना चाहें तो उसको अपन ये बोल सकते हैं कि इसको पोस्ट कैपिलरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। पोस्ट कैपिलरी कैसे होता है? सिंस आपने अभी देखा कि ये एल्वेलाई है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी कैपिलरीज है, और कैपिलरीज किसमें होगी? पल्मोनरी वेन में, ये जाएंगे लेफ्ट एट्रियम में। तो अब देख सकते हैं कि अगर लेफ्ट हार्ट डिजीज है तो उसकी वजह से सबसे पहले कौन इन्वॉल्व होगा? सबसे पहले इन्वॉल्व होगा पोस्ट कैपिलरी। पोस्ट कैपिलरी यानी कैपिलरी के जो बाद वाली वेसल है पोस्ट कैपिलरी, और पोस्ट कैपिलरी कौन है यहाँ पे? पल्मोनरी वेन। तो ये इन्वॉल्व होगी। तो अगर लेफ्ट हार्ट डिजीज है तो पोस्ट कैपिलरी डिजीज बोल सकते हैं अपन उसको, कि ऐसी हाइपरटेंशन जो पोस्ट कैपिलरी उसका ओरिजिन है, यानी कैपिलरीज के बाद में ऐसा कुछ उसमें चेंज आया या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ये हाइपरटेंशन हो रहा है, तो अपन उसको बोलेंगे पोस्ट कैपिलरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन या फिर कार्डियक हाइपरटेंशन। लेकिन जो ये कैटेगरीज हैं इनमें तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसमें तो उसका रोल ही नहीं है लेफ्ट एट्रियम का। तो इनमें क्या होगा कि कोई ऐसी बीमारी जो कैपिलरीज से पहले हो रही है, इसके बाद तो हार्ट ही आएगा, लेफ्ट एट्रियम आएगा, लेकिन इस कैपिलरीज के पहले पहले जितने भी रीजन है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया,
या फिर जेनेटिक चेंजेस आ गए, ऐसा, या फिर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई बीमारी है, तो उनकी वजह से जो कोज होंगे वो प्री कैपिलरी कैटेगरी में कंसिडर करेंगे अपन। तो ये अपन देख सकते हैं कि नॉन कार्डियक को कैसे प्री कैपिलरी हाइपरटेंशन बोलते हैं और कार्डियक को पोस्ट कैपिलरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। अब कुछ कंडीशन में ऐसा होता है, सिंस अपन ने पता लगा लिया कि ग्रुप टू इसका रीजन है, तो अपन ग्रुप टू का मैनेजमेंट ऐसे करेंगे कि जो कोज है, जो बीमारी है, जैसे कि अपन ने अभी डिस्कस किया था उसमें मेटल स्टेनोसिस था, तो इनको अपन ट्रीट करेंगे। उसकी वजह से हाइपरटेंशन ऑटोमेटिक ट्रीट हो जाता है। अगर जो कोज है उसको मिटा दिया तो बीमारी अपने आप मिट जाएगी। लेकिन कई कंडीशन में ऐसा होता है कि कुछ लंबे टाइम तक ये चीज रह जाती है, जैसे कि वो पल्मोनरी जो ये मिट्रल वॉल स्टेनोसिस था वो लंबे टाइम तक रह गया। तो जब अपने उसको ट्रीट कर भी दिया उसके बाद भी हाइपरटेंशन ट्रीट नहीं हुआ, यानी कि होना तो ये चाहिए था कि अगर वो अपने ट्रीट कर दिया कोर्स जो कि स्टेनोसिस था, तो हाइपरटेंशन ऑटोमेटिकली क्योर हो जाता है, बट कुछ कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। और उन कंडीशन में क्या क्यों नहीं होता है, बिकॉज क्रोनिक टाइम पे रहने की वजह से प्री कैपिलरी यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें रीमॉडलिंग हो जाती है, यानी कि कुछ लंबे टाइम तक ये प्रेशर का बैकफ्लो हो रहा था और इसकी हाइपरटेंशन थी, तो वहाँ पे क्या है कुछ चेंज आ जाते हैं, मॉडिफिकेशन आ गए। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे भी एक्स्ट्रा थिकनिंग हो गई, क्योंकि अगर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज प्रेशर फील करने है वॉल्स को तो डैमेज होने का, रैप्चर होने का डर है, तो वहाँ पे कुछ रीमॉडलिंग हो जाती है, यानी कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो परमानेंट हो जाते हैं। यानी कि परमानेंटली अगर उसकी वॉल की थिकनिंग हो गई, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हाइपरटेंशन है उसको अपन ना तो पोस्ट कैपिलरी बोल सकते हैं ना प्री कैपिलरी बोल सकते हैं, क्योंकि पोस्ट कैपिलरी भी है सिंस वो लेफ्ट एट्रिया की वजह से है, और पोस्ट कैपिलरी भी है सिंस वो पल्मोनरी आर्टरी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो इन कंडीशन को अपन कॉमनली बोल देते हैं प्री एंड पोस्ट कैपिलरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये मैंने अभी जो बताया, उसके नोट्स देख सकते हैं। इन रेयर केसेस, इन स्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ लेफ्ट हार्ट डिजीज, pulmonary hypertension was not improving। तो उस कंडीशन में क्या होगा, दिस कैन बी ड्यू टू रेयर pulmonary capillary artery remodeling ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग लेफ्ट हार्ट डिजीज। और अपन ये चेक कैसे कर सकते हैं कि जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो पल्मोनरी आर्टरी में, अपन पल्मोनरी हाइपरटेंशन को चेक कैसे कर सकते हैं कि अगर पल्मोनरी आर्टरी में रेजिस्टेंस मोर देन 2 यूनिट है, अगर मोर देन 2 यूनिट्स है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि पल्मोनरी आर्टरी में रीमॉडलिंग हो गई है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। तो इनको अपन ने कंबाइन बोल दिया प्री एंड पोस्ट कैपिलरी हाइपरटेंशन। ये होगी क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म कि कैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके बाद में हम आएंगे ट्रीटमेंट पार्ट पे, यानी कि मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर लेफ्ट हार्ट डिजीज की वजह से है तो आप उस डिजीज को क्योर कीजिए, स्टेनोसिस है तो उसको क्योर कीजिए, हाइपरटेंशन अपने आप क्योर हो जाएगा। तो जो सेकंड और थर्ड कैटेगरीज थी जो हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड थी, जैसे सीओपीडी था, तो आप सीओपीडी को ट्रीट कीजिए, पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑटोमेटिकली क्योर हो जाएगा। तो उनमें तो हम जो अंडरलाइनिंग कोज है उसको ट्रीट करेंगे। बट जो अदर कैटेगरीज हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली जो फर्स्ट कैटेगरी थी जिसमें कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, जहाँ पे अपने म्यूटेशन, सार्कोइडोसिस, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, ये सारी चीजें देखी कि इन कंडीशन की वजह से डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी में कुछ ऐसा हो रहा है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है, तो वहां अपन को ड्रग थेरेपी यूज करनी पड़ेगी। अब क्या क्या ड्रग थेरेपी यूज कर सकते हैं, सबसे पहले जो कैटेगरी है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की है। इसका एग्जाम्पल है निफेडिपिन। उसके बाद आता है एंडोथेलियन रिसेप्टर एगोनिस्ट, शॉर्ट फॉर्म में ईआरए बोलते हैं, और इसके एग्जांपल्स हैं बोसेंटान एंड एम्ब्रिसेंटान। इसके बाद आते हैं पीडी5 इनहिबिटर्स, जैसे कि सिल्डेनाफिल एंड टोडनाफिल। इसके बाद आते हैं प्रोस्टासाइक्लिन्स, फॉर एग्जांपल इनहेल्ड इलोप्रोस्ट इनहेल्ड, या फिर इंट्रावेनस इप्रोप्रोस्टेटिनोल। इसके बाद आते हैं प्रोस्टासाइक्लिन एगोनिस्ट, ये कैटेगरी है ग्रुप ड्रग्स की, जैसे कि सेलेक्सिपेग। और इसके बाद आता है ग्वानिल साइक्लेज स्टिमुलेटर्स, फॉर एग्जांपल रियोसुगार्ड। ये वो सारी ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं और ये उनके स्पेसिफिक ड्रग्स हैं उन ग्रुप्स में से जो अपन यूज कर सकते हैं टू ट्रीट पल्मोनरी हाइपरटेंशन। लेकिन अब आपके पास कोई पेशेंट आया तो ऑब्वियस बात है कि आप सारी चीजें तो नहीं दे सकते। ऐसा तो नहीं है कि उसको सारे ड्रग्स अपन ने रिकमेंड कर दी कि आप सारी चीजें लीजिए और ठीक हो जाएगा, लेकिन कौन सा देना है ये भी अपन को नहीं पता होता। तो ये अपन कैसे देखेंगे कि सारे नहीं देने, लेकिन कौन सा देना है, कौन सा उस पेशेंट, क्योंकि सब पेशेंट के लिए अलग अलग ड्रग यूजफुल होगा, तो कौन से पेशेंट के लिए कौन सा सही होगा, कौन सा देना सही रहेगा। तो ये अपन कैसे चेक करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है एक क्लिनिशियन के लिए, एक फिजिशियन के लिए, कि हाउ टू डिसाइड विच ड्रग अमाउंट इज अबाउ लिस्ट इज शुड बी गिवन। तो ये अपन कैसे देखेंगे, इसके लिए सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा वेसो रिएक्टिव टेस्टिंग यूजिंग राइट हार्ट कैथेटराइजेशन।
जैसे कि अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि कैसे कैथेटर अपन ने इंसर्ट किया था, जो सबसे पहले राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो वैसे ही अपन ने कैथेटर इंसर्ट करना है, और अपन ने जो वेसोरिएक्टिव टेस्टिंग है, वेसोरिएक्टिव टेस्टिंग करनी है। इसमें क्या होगा कि हम पेशेंट को नाइट्रस ऑक्साइड इनहेल कराएंगे। नाइट्रस ऑक्साइड इनहेल कराने पे क्या होगा कि अगर उसका जो एनपेप है, सिंस अपने कैथेटर इंसर्ट कर दिया पल्मोनरी आर्टरी में, फिर अपन वहां मेजर करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड इनहेल करने के बाद, यानी एक इनहेल करने के पहले और एक इनहेल करने के बाद। अगर उसका जो एनपेप है उसमें रिडक्शन मोर देन 10 mmHg है, फॉर एग्जाम्पल इनहेल करने से पहले जब अपन ने कैथेटर इंसर्ट किया तो उसका प्रेशर आ रहा था 30 mmHg, ये अपन ने नोट किया। लेकिन जब नाइट्रस ऑक्साइड इनहेल करवा दी, उसके बाद में जब अपन ने दोबारा चेक किया, तो जो प्रेशर आ रहा था वो है 18 mmHg। पहले था 30, अब 18। तो अभी जो डिफरेंस है वो क्या है, 12 mmHg का आ गया, यानी कि इनहेल करने की वजह से 12 mmHg कम हो गया। वो इस कैटेगरी में आता है मोर देन 10 mmHg। तो इसका क्या मतलब है कि जो पल्मोनरी आर्टरी कंडीशन है वो अच्छी है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी कंडीशन बेटर है अभी, यानी उसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका अगर यस है, अगर मोर देन 10 mmHg उसका चेंज है, तो अपन इसको बोलेंगे कि मीन्स पल्मोनरी आर्टरीज इन गुड कंडीशन। और अगर गुड कंडीशन में है तो जो सबसे माइल्ड, जो सबसे सिंपल ट्रीटमेंट है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जैसे कि निफेडिपिन। आप पेशेंट को ये दे दीजिए, इससे उसका जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो चेंज है मोर देन 10 mmHg नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल पहले 30 था और अभी ये नाइट्रस ऑक्साइड इनहेल कराने के बाद भी उसका 25 है, और डिफरेंस जैसे 5 आ रहा है, वो भी लेस देन 10 mmHg कैटेगरी में आ गया, तो अपन इसको बोलेंगे कि जो पल्मोनरी आर्टरी कंडीशन है वो अब उतनी बेटर नहीं है कि उसको इजीली ट्रीट कर सकें। तो अपन को कुछ एडवांस ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। अब एडवांस ट्रीटमेंट्स में ऐसा नहीं है कि सारे ग्रुप सारे ड्रग्स दे दें। अगर उसको डायरेक्ट आईवी थोड़ी दे सकते हैं कि आइपरोक्सिनोल डायरेक्ट उसको आईवी दे दें। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सिल्डेनाफिल या टोडाफिल या फिर बोसेंटान से ट्रीट हो जाए, कुछ को आईवी कराना पड़े, कुछ को इनहेल इप्रोक्लास्ट देना पड़े, इलोक्लास्ट देना पड़े। तो वो कैसे चेक करेंगे, वो करेंगे रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करके। दो कंडीशन में होता है, दो मतलब दो कैटेगरीज में अपन डिवाइड करेंगे, या तो नॉन हाई रिस्क या फिर हाई रिस्क। अगर हाई रिस्क होता है तो अपन उसको फिर एम्ब्रेसिटॉन प्लस टोडाफिल प्लस आईवी इप्रोक्लोशिटोनॉल, ये 3 ड्रग कंबाइंड देंगे। अगर वो नॉन हाई रिस्क कैटेगरी में है तो सिर्फ एम्ब्रेसिटॉन एंड टैडलाफिल, ये उसको ट्रीट करने के लिए सफिशिएंट है। अब हाई रिस्क है या नहीं है, ये कैसे पता लगाएंगे, ये किस सिचुएशंस को देख के अपन पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए अपन फॉलो करते हैं NYHA असेसमेंट ऑफ रिस्क, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन असेसमेंट ऑफ रिस्क। इसमें जो कैटेगरी 1 है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑन एक्सर्शन, यानी कुछ फिजिकल एक्टिविटी कराई और उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उसको फील हो रही है, तो इसको अपन कैटेगरी 1 बोलते हैं। कैटेगरी 2 कब आएगा, जब पेशेंट ऑर्डिनरी एक्टिविटी में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फेस कर रहा है, तो उसको अपन कैटेगरी 2 में रखेंगे। या फिर लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल उसने ग्लास उठा के पानी पिया, या फिर उसने जैसे कि बाहर आने के लिए ड्रेसिंग कर रहा था। अगर ये छोटी छोटी लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैं, अगर उसमें भी उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील हो रहा है, तो अपन उसको कैटेगरी 3 में लाएंगे। अगर रेस्ट पे, यानी एक पेशेंट लेटा हुआ है और लेटे लेटे भी अगर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ रहा है, तो उसको अपन कैटेगरी 4 में लाएंगे। तो जो ऊपर वाली 3 कैटेगरीज हैं और जो नीचे वाली है, नीचे वाली को अपन बोलते हैं एट हाई रिस्क, यानी एक पेशेंट लेटा लेटा भी अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फेस कर रहा है तो वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, और उसको अपन ने हाई रिस्क वाली कैटेगरी में ले लिया। अब इसके अलावा जो बाकी 3 चीजें थी उसको अपन ने एक अलग कैटेगरी में लेना था, तो इसको अपन ने कंबाइंड नो हाई रिस्क मेंशन करके ले लिया। लो हाई रिस्क, मोर हाई रिस्क, ये चीजें ना करके कंबाइंड नॉन हाई रिस्क में ले लिया, और इसको हाई रिस्क में ले लिया। तो नॉन हाई रिस्क होता है तो एम्ब्रेसिटॉन प्लस टेडलाफिल, ये 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन काम करेगा। और अगर हाई रिस्क पे है तो एम्ब्रेसिटॉन टेडलाफिल प्लस आईवी देना पड़ेगा इप्रोप्रोस्टिटिनॉल। ये मैनेजमेंट है, and that's all for pulmonary hypertension. Hope to see you in next videos, which will be again related to respiratory system medicine.